हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके नीट के एग्ज़ाम में कुछ मैथमेटिक्स, बहुत हल्की फुल्की मैथमेटिक्स काम आती है। इसलिए हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर में हम लोग सबसे पहले वेक्टर कवर करेंगे। वेक्टर कवर करने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा वेक्टर पढ़ाया जा रहा है। वेक्टर तो आपको मेन क्लास में पढ़ाया जाएगा पूरा अच्छे से। और यहाँ पर हम लोग वेक्टर के उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो आपके नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यूज आ सकता है, फिजिक्स के क्वेश्चंस में यूज आ सकता है। तो वेक्टर्स हम लोग पहले पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में वेक्टर कवर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कवर करेंगे। हम लोग थोड़ा सा ग्राफ कवर करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे वेक्टर से। और ये वेक्टर्स में पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ से बाहर निकलता हुआ ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और यहाँ बाहर से निकलता हुआ ये जो एक्सिस है जो हम यहाँ बना नहीं सकते उसको हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखिए, और ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है ए जिसकी जो पोजीशन है वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये इस पॉइंट की पोजीशन है। ठीक है ना, ये देखिए कि इस पॉइंट की पोजीशन है। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। ये जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है ना, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए और ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को हम लोग कहते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यानी कि जो पोजीशन है वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा और पोजीशन वेक्टर को आर नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, आर नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आर हम कैसे लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप आएगा, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप आएगा और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप आएगा। ये हो गया एक्स कैप, वाई एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है। ठीक है ना, जब आप 1D पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, तब आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी जब पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर आपको दिया जाएगा, पोजीशन आपको दी जाएगी और पोजीशन वेक्टर आप इस मेथड से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसका मॉड देखिए किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए ये वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग आर कहेंगे। देखिए ऊपर एरो लगा है मतलब ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और ऊपर एरो नहीं लगा मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है बताइए, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखिए एग्जांपल, समझिएगा ध्यान से। एग्जांपल मैंने दिया कि मान लीजिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, 3, 2, 1, 3। ठीक है ना, तो अब इस एग्जांपल में हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो 2 के साथ आई कैप और 1 के साथ जे कैप और 3 के साथ क्या आएगा बताओ, के कैप आएगा। ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन दी है और ये पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया। अब आइए इसका मैग्नीट्यूड लिखिए।
मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग सिंपल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अंडर रूट x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये हो गया अंडर रूट 14। और यहाँ आगे लिखा होगा मीटर है या सेंटीमीटर, मान लीजिए मीटर लिखा हुआ है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, मीटर। इस प्रकार से हम पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गए और उसका मैग्नीट्यूड लिखना सीख गए। अब हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि गामा। ठीक है ना। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा निकालना भी यहीं पर सीखेंगे, ये भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। तो आइए एंगल निकालना सीख लें। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, हाँ ये x लेंगे यहाँ से और r ले लेंगे, तो x अपॉन r करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा तो अल्फा भी आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉस बीटा लिखेंगे तो y कंपोनेंट लेंगे और अपॉन r करेंगे। कॉस गामा लिखना है तो z कंपोनेंट लेंगे अपॉन r करेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं इस एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है ये वाला, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आइए तो बताइए, अपने आप बताइए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो x कितना है बताइए, 2 है, और r की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 14। ठीक है ना। अब बताइए कॉस बीटा कैसे लिखेंगे, y की वैल्यू लेंगे ऊपर 1 और r की वैल्यू अंडर रूट 14 है ना। इसी तरीके से कॉस गामा कैसे लिखेंगे, z लेंगे यहाँ से 3 और r का मैग्नीट्यूड बार बार बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, कितना बताइए, अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। अंडर रूट 14। इस प्रकार से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने अभी भी क्या सीखा, हम लोगों ने अभी भी सीखा कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से हम जाके मिला दें तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो r है वो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए पोजीशन का पता होना जरूरी है। पोजीशन क्वेश्चन में दी रहेगी x, y, z, तो हम x के साथ i कैप ले लेंगे, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप लिखकर हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि वो जो वेक्टर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y से और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। वो एंगल निकालने के लिए हम लोग फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, हाँ ये r है जो कि हमने सॉल्व किया यहाँ पर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 14, cos बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14 एंड cos गामा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये हो गया हमारा तरीका एंगल निकालने का कि कोई भी पोजीशन वेक्टर x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आइए अब आपको हम बताएंगे, पोजीशन वेक्टर सीख लिया ठीक से, उसका मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लिया ठीक से। अब आ जाइए आगे चलेंगे और हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का सबसे पहले हम लोग मेथड 1 सीखेंगे। मेथड 1 जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में क्या होगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से चलता हुआ कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट थे x1, y1, z1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट थे x2, y2, z2। दो पॉइंट्स हैं तो दो कोऑर्डिनेट होंगे इसके x, y, z, x1, y1, z1 और इसका x2, y2, z2। तो ये A से चल के कहाँ पहुँच गया, देखो बताओ,
ये ए से चल के कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तो ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर, ये देखिए ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको या तो डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आइए आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी या फिर डेल्टा आर लिखने के लिए क्या करते हैं, हेड कोऑर्डिनेट माइनस टेल कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 z कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का कोऑर्डिनेट मेथड है, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल आपको देते हैं। आइए आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं। माना कि ये है 2, 3, 1, ठीक है ना। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 1। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए x1, y1, z1। और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, 2, ठीक है ना। 4, 5, 2, ये हो गया x2, y2 और z2। तो आइए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें। कैसे लिखेंगे, तो 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन कहते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी बिंदु का विस्थापन, ठीक है ना। आइए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें। इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसको डी लिखेंगे या फिर और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर लिख सकते हैं। देखिए ऊपर एरो लगा है मतलब वेक्टर लिखा हुआ है, और ऊपर एरो नहीं लगाया मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मान लिखा हुआ है। तो मान कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए एक्स कितना है, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बन के आया है, तो इसका एक्स कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब हो गया कितना बताइए, 3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखा होगा ये मीटर में और ये भी मीटर में, ठीक है ना। इसलिए आंसर जो लिखा जाएगा वो भी मीटर में होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का मेथड 1 है, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। और अब हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर मेथड। मेथड 2 जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर मेथड। पोजीशन वेक्टर मेथड, ठीक है ना। ये देखिए पोजीशन वेक्टर मेथड समझिए जरा। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस होती हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और यहाँ से बाहर निकलता हुआ जेड डायरेक्शन। और ये क्या होता है बताइए, ओरिजिन। अब मान लीजिए एक पॉइंट जो है वो एक पार्टिकल ए से चलता हुआ घूमता हुआ कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, ठीक है ना। अब ए का पोजीशन वेक्टर देखिए r1 सवाल में क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बी का पोजीशन वेक्टर r2 भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया बताइए, पार्टिकल गया है ए से बी,
पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है बताइए, ए से बी। तो क्योंकि वो ए से बी गया है तो ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर ये देखिए, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग डेल्टा आर वेक्टर भी कह सकते हैं। और ये कैसे लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम लोग डेल्टा आर वेक्टर भी कह सकते हैं, वो लिखने का तरीका है R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी कि हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है और ये है हेड का पोजीशन वेक्टर और ये है टेल का पोजीशन वेक्टर। तो R2 माइनस R1 करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि माना कि R1 दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। और माना कि R2 दिया हुआ है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो आइए अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग फाइंड करें। R2 माइनस R1 यानी कि 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। ये हो गया, ये देखिए ये R2 लिखा हुआ है और माइनस के बाद ये R1 लिखा हुआ है। तो i से i घटाएंगे तो 4i माइनस 2i मतलब बोलो जल्दी से बोलो 2i, 5j माइनस 3j कितना हो गया 2j कैप एंड 2k माइनस k मतलब 1k कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे हम लोग डेल्टा आर वेक्टर भी कह सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ये या फिर ये देखिए, दोनों ही मैग्नीट्यूड के नोटेशन सही है। इज इक्वल टू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट, ये देखिए x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 2 है, z कंपोनेंट 1 है। तो वी गेट द आंसर 4 प्लस 4 प्लस 1 इट इज अंडर रूट 9 मीन्स 3 और यूनिट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ये मीटर में दिया गया है, हाँ मीटर में, ये देखिए मीटर में और ये भी मीटर में, तो ये आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो आज हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो में क्या क्या सीखा, पोजीशन वेक्टर को लिखना, उसका मैग्नीट्यूड लिखना और वो वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है ये सीखा। उसके साथ हम लोगों ने दूसरी बात ये सीखी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। अगर कोई पॉइंट ए से बी जा रहा है तो ए से बी की तरफ जो एरो बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, दो मेन मेथड होते हैं। पहला मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड और दूसरा मेथड है पोजीशन वेक्टर मेथड। तो पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट मेथड सीख लिया था, उसमें कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, और दूसरा पोजीशन वेक्टर मेथड जिसमें इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला सीधा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और वो कैसे निकाला जाएगा, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1। तो आज हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में सीखा और कल हम लोग इसके आगे कुछ पॉइंट ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे जिससे आप उनको देख सकें, बार बार देखें, समझें और बिल्कुल क्लियर करें। चलिए ठीक है, इतना करिए, फिर अगला वीडियो भी बनाते हैं।